रोहिया का शेर। राजा नरपत सिंह की गाथा सन 1657 का साल भारत के इतिहास में आग की लपट बनकर उभरा था। ये केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं था, बल्कि वह दबी हुई पीड़ा थी जो वर्षों से भारतीयों के हृदय में सुलग रही थी। अंग्रेजी शासन की कठोर नीतियाँ, किसानों पर अत्याचार, राजाओं की रियासतों पर कब्जे की चालें और धर्म संस्कृति में हस्तक्षेप, इन सब ने मिलकर पूरे देश को असंतोष की ज्वाला में झोंक दिया था। इसी ज्वाला के बीच अवध की धरती पर एक नाम तेजस्वी सूर्य की तरह चमका, रुहिया रियासत के राजा नरपत सिंह। हरदोई जनपद की मिट्टी में जन्मे राजा नरपत सिंह केवल एक शासक नहीं थे, वे अपनी प्रजा के लिए डाल थे, सम्मान के लिए तलवार थे और मातृभूमि के लिए धधकती हुई शपथ। उनका व्यक्तित्व शांत नदी की तरह गंभीर था, पर भीतर समुद्र सा उफान भरा हुआ था। वे जानते थे कि अंग्रेज केवल व्यापार करने नहीं आए, वे इस देश की आत्मा को गुलाम बनाने आए हैं। और यही कारण था कि जब बर्फी फील्ड की क्रांति की चिंगारी फैली, तो राजा नरपत सिंह ने उसे अपने रक्त से मशाल बना दिया। रोहिया की सुबह, रोहिया रियासत की सुबह बड़ी सुंदर होती थी। दूर तक फैले खेतों पर सूरज की पहली किरण पड़ते ही ऐसा लगता मानो धरती ने सुनहरी चादर ओढ़ ली हो। गांवों से बैलों की घंटियां सुनाई देती, मंदिरों में घंटियां बजती और किले की प्राचीर पर तैनात सैनिक सुबह की चौकसी बदलते। इसी किले में राजा नरपत सिन्हा का दरबार लगता था। राजा का दरबार वैभव से अधिक न्याय के लिए प्रसिद्ध था। प्रजा उन्हें सम्मान से राजा साहब कहती, पर कई बुजुर्ग उन्हें धरती पुत्र भी कहते थे, क्योंकि वे अपनी रियासत की मिट्टी से गहरा प्रेम करते थे। वे किसानों की फसल की चिंता करते, सैनिकों के परिवारों का हाल पूछते और बच्चों की शिक्षा के लिए पंडितों तथा मौलवियों दोनों को संरक्षण देते। एक दिन दरबार में गांव के कुछ किसान आए, उनके चेहरे पर चिंता थी। महाराज, सबसे बुजुर्ग किसान ने कहा, अंग्रेजी हाकिमों ने लगान फिर बढ़ा दिया है। हम खेत जोते, अन्न उगाएं, फिर भी पेट भरना मुश्किल हो रहा है। राजा नरपत सिंह का चेहरा कठोर हो उठा। क्या हमारी धरती पर मेहनत करने वाला किसान भूखा रहेगा और फिरंगी अपनी तिजोरियां भरेंगे? उन्होंने दाहिने दाहिने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए कहा, यह अन्याय अधिक दिन नहीं चलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने पहली बार राजा की आवाज में वह गर्जना सुनी जो आने वाले तूफान का संकेत थी। विद्रोह की आहट उसी समय देश के अनेक हिस्सों में बेचैनी बढ़ रही थी। मेरठ में सिपाहियों के बीच असंतोष था। कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, शाहजहांपुर, हर ओर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध क्रोध पनप रहा था। खबरें धीरे धीरे रोहिया तक पहुंचने लगी। एक रात राजा नरपत सिंह अपने विश्वस्त सेनापति भवानी सिंह और दीवान रघुनाथ प्रसाद के साथ किले की छत पर टहल रहे थे। आकाश में आधा चांद था और दूर कहीं ढोलक की धीमी आवाज आ रही थी। भवानी सिंह ने धीरे से कहा, महाराज, खबर पक्की है। मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया है। दिल्ली में भी हलचल है। लोग बहादुर शाह जफर के नाम पर इकट्ठा हो रहे हैं। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तो समय आ गया है। दीवान चौंके। महाराज, क्या आप सचमुच अंग्रेजों के विरुद्ध खुलकर खड़े होना चाहते हैं? उनके पास आधुनिक बंदूकें हैं, तोपें हैं, बड़ी सेना है। राजा नरपत सिंह ने दीवान की ओर देखा। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रघुनाथ, गुलामी की उम्र लंबी हो सकती है, पर सम्मान का जीवन उससे बड़ा होता है। यदि आज हम डर गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। मैं चाहता हूं कि वे कहें, रोहिया ने अंग्रेजों के सामने सिर नहीं झुकाया। उस रात किले के भीतर गुप्त सभा हुई। आसपास के जमींदार, सरदार, सैनिक प्रमुख और विश्वस्त लोग बुलाए गए। मशालों की रोशनी में राजा नरपत सिंह ने कहा, यह लड़ाई केवल रोहिया की नहीं, यह हिंदुस्तान की आत्मा की लड़ाई है। अंग्रेज हमारी रियासतें छीनना चाहते हैं, हमारे किसानों को लूटना चाहते हैं, हमारी आस्था का अपमान करना चाहते हैं। जो मेरे साथ हो वह जान ले, ये मार्ग आसान नहीं। इसमें धन जाएगा, वैभव जाएगा, शायद प्राण भी जाए, पर यदि विजय मिली तो हमारी संतानों को स्वतंत्र आकाश मिलेगा। सभा में एक साथ आवाज उठी, हम आपके साथ हैं महाराज। तैयारी। विद्रोह केवल भावना ही जीता जा सकता था। राजा नरपत सिंह ने युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी। रोहिया के लोहारों को हथियार बनाने का आदेश दिया गया। पुरानी तलवारों को धार दी गई, भाले तैयार किए गए, घोड़ों का प्रशिक्षण तेज हुआ। गांव गांव से जवान आने लगे। कोई किसान था, कोई शिकारी, कोई पूर्व सैनिक, सब एक ध्वज के नीचे एकत्र हो रहे थे। किले के प्रांगण में प्रतिदिन युद्धाभ्यास होने लगा। स्वयं राजा घोड़े पर सवार होकर सैनिकों का निरीक्षण करते। वे केवल आदेश देने वाले शासक नहीं थे, वे योद्धा की तरह मैदान में उतरते थे। उनकी तलवारबाजी देखकर जवानों का उत्साह दोगुना हो जाता। एक शाम राजा ने अपनी रानी सावित्री देवी से कहा, समय कठिन है, संभव है युद्ध लंबा चले। रानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, जो पति मातृभूमि की रक्षा के लिए तलवार उठाए, उसकी पत्नी उसे रोकती नहीं, उसका मस्तक तिलक से सजाती है। उन्होंने थाली में रोली और चावल लाकर राजा का तिलक किया। विजयी होकर लौटिए, रानी बोली, और यदि भाग्य में बलिदान लिखा हो तो ऐसा कि आने वाली पीढ़ियां आपके नाम पर गर्व करें। राजा की आंखें भर आई। उन्होंने रानी का हाथ थाम लिया। तुम्हारा साहस ही मेरी शक्ति है। अंग्रेजों से पहली टक्कर विद्रोह की आग फैलती जा रही थी। अंग्रेजों को खबर मिल चुकी थी कि रोहिया रियासत विद्रोहियों का साथ दे रही है।
उन्होंने राजा नरपत सिंह को संदेश भेजा, अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी साबित करो, नहीं तो रियासत जब्त कर ली जाएगी। संदेशवाहक दरबार में आया, उसने ऊंचे स्वर में फरमान पढ़ा। राजा ने उसे बीच में ही रोक दिया। जाकर अपने साहबों से कह दो। उन्होंने सिन्हा गर्जना की, रोहिया की मिट्टी बिकाऊ नहीं है। हम अपनी धरती, अपनी आन और अपनी आज़ादी किसी फरमान के आगे नहीं झुकाएंगे। संदेशवाहक कांपता हुआ लौट गया। कुछ ही दिनों में अंग्रेजी सेना की एक रोहिया की सीमा की ओर बढ़ी। उनके पास बंदूकें थीं, घुड़सवार थे और अनुशासित पैदल सेना भी। उधर राजा नरपत सिंह के सैनिकों के पास साहस अधिक था। साधन क्रम नोबल ऐसा कि मानो हर योद्धा के भीतर एक पुराने क्षेत्र ढक रहा हो। युद्ध का पहला मोर्चा एक आम के बाग के पास होगा। सुबह की धूप अभी तेज नहीं हुई थी कि बंदूकों की आवाज़ उठी। अंग्रेजी सेना ने आगे बढ़कर गोलियां चलाई। जवाब दिया कि सैनिकों ने तलवार और भालों के साथ धावा और सबसे आगे थे। उन्होंने एक अंग्रेज अफसर को लकारा और तलवार का ऐसा वार किया कि वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। सैनिकों का उत्साह बढ़ गया। हर महादेव, अल्लाह अकबर, मातृभूमि की जय नारे गूंजने लगे। ये केवल युद्ध नहीं था, ये दास्ता के विरुद्ध जनक्रोध था। भवानी सिन्हा ने अपने दस्ते के साथ अंग्रेजों की बाईं पंक्ति तोड़ दी। गांव के युवक पेड़ों की आड़ लेकर हमला कर रहे थे। किसानों ने खेतों की मेड़ों को डाल बना लिया। कुछ ही घंटों में अंग्रेजी टुकड़ी को पीछे हटना पड़ा। रोहिया की धरती ने पहली जीत देखी। किले में विजय का उत्साह था, पर राजा नरपत सिंह गंभीर थे। उन्होंने कहा, यह शुरुआत है। अंग्रेज हारकर चुप नहीं बैठेंगे, वे और बड़ी सेना लेकर लौटेंगे। पाए संघर्ष का विस्तार, राजा नरपत सिंह ने आसपास के क्रांतिकारियों से संपर्क बढ़ाया। अवध के विद्रोही सरदारों, स्थानीय तालुकेदारों और अंग्रेज विरोधी नेताओं को संदेश भेजे गए। रोहिया अब केवल एक रियासत नहीं रही थी, वह क्रांति का एक ठिकाना बन चुकी थी। किले में कई बार गुप्त बैठकें होती, नक्शे फैलाए जाते, रास्ते चिन्हित किए जाते, संदेशवाहक रात के अंधेरे में निकलते। कई विद्रोही सिपाही जो अंग्रेजी सेना छोड़कर भाग आए थे, राजा के पास शरण लेने लगे। वे अंग्रेजी युद्ध नीति जानते थे, इसलिए उनकी सलाह अमूल्य थी। इसी दौरान एक वृद्ध सैनिक जिसका नाम अहमद अली था, राजा से बोला, महाराज, अंग्रेज सामने से जितने ताकतवर दिखते हैं, भीतर से उतने ही भयभीत हैं। उन्हें डर है कि यदि गांव-गांव के लोग एक हो गए तो उनका राज टिक नहीं पाएगा। राजा ने कहा, तो हमें यही करना होगा, गांव-गांव को जगाना होगा। फिर रोहिया के मंदिरों, मस्जिदों और चौपालों में संदेश फैलने लगा, यह लड़ाई हिंदू या मुसलमान की नहीं, यह हिंदुस्तान की लड़ाई है। इस संदेश का असर हुआ। लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर साथ आने लगे। महिलाएं सैनिकों के लिए रोटियां बनाती, बच्चे संदेश पहुंचाते, बुजुर्ग हथियार छिपाने में मदद करते। पूरा इलाका एक जीवित प्रतिरोध बन गया। 6. निर्णायक घेरा। अंग्रेजी सरकार अब राजा नरपत सिंह को हल्के में नहीं ले रही थी। लखनऊ और आसपास के इलाकों से सहायता लेकर उन्होंने एक बड़ी सेना तैयार की। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, रोहिया को कुचल दो ताकि आसपास के विद्रोहियों का मनोबल टूट जाए। बरसात के बाद का समय था। किले के चारों ओर की मिट्टी नम थी, खेतों में हरियाली थी, पर हवा में भाई और बारूद की गंध घुल चुकी थी। अंग्रेजों ने रोहिया को चारों ओर से घेर लिया। उनकी तोपें दूर टीले पर तैनात थीं। किले के भीतर सभा हुई। दीवान रघुनाथ प्रसाद ने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, शत्रु बहुत अधिक है। यदि हम चाहे तो अभी भी समझौते की राह निकाल सकते हैं। राजा नरपत सिंह का चेहरा कठोर हो गया। समझौता? वे बोले, किस बात का समझौता? अपनी धरती बेच देने का, अपने शहीदों के रक्त का? नहीं रघुनाथ, अब लौटने का मार्ग नहीं है। उन्होंने सैनिकों को संबोधित किया, भाइयों, आज जो किले के बाहर खड़े हैं वे केवल हमारी रियासत नहीं, हमारे स्वाभिमान को मिटाना चाहते हैं। याद रखो, जीतेंगे तो आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्रता का सपना देखेंगी, हारेंगे तो भी इतिहास गवाही देगा कि रोहिया के पुत्र आखिरी सांस तक लड़े थे। सैनिकों ने तलवारें उठाकर प्रण लिया। 7. युद्ध की ज्वाला अगली सुबह तोपों की गर्जना से धरती कांप उठी। अंग्रेजों ने किले की दीवारों पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। पत्थर टूटने लगे, धूल उड़ने लगी, पर भीतर से भी जवाबी हमला जारी था। रोहिया के सैनिकों ने बंदूकों, तीरों, भालों और गर्म तेल तक का प्रयोग किया। राजा नरपत सिंह एक प्राचीर से दूसरी प्राचीर तक दौड़ते, सैनिकों का उत्साह बढ़ाते, घायल जवानों के पास रुकते और फिर तलवार लेकर मोर्चे पर लौट जाते। उनकी उपस्थिति ही सेना के लिए प्राणवायु थी। दोपहर तक युद्ध भीषण हो चुका था। अंग्रेजों ने किले के एक हिस्से की दीवार तोड़ दी और भीतर घुसने की कोशिश की। तभी भवानी सिंह अपने दस्ते के साथ टूट पड़े। भाले और तलवारें चमक उठी। संकरी जगह में हाथापाई शुरू हो गई। महाराज, पीछे हट जाए, भवानी सिन्हा ने चिल्लाकर कहा। राजा ने उत्तर दिया, राजा पीछे हटे तो सैनिक कैसे टिकेंगे? वे स्वयं आगे बढ़े और एक के बाद एक कई बार किए। उनके कपड़ों पर धूल, पसीना और रक्त के छींटे थे, पर चेहरे पर विचित्र तेज था। उसी समय एक गोला फटा और भवानी सिंह घायल होकर गिर पड़े। राजा उनके पास झुके। भवानी सिंह ने टूटी आवाज में कहा, महाराज, किला बचा लीजिए। राजा की आंखें भर आईं, पर उन्होंने तुरंत स्वयं को संभाला। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उन्होंने कहा, और फिर तलवार उठाकर शत्रु पर टूट पड़े। अर्थ, किले के भीतर की रात, उस दिन का युद्ध रात तक चलता रहा। अंततः अंग्रेज थोड़ी दूरी पर हटे, पर घेरा बना रहा। किले के भीतर हाहाकार था।
कई सैनिक शहीद हो चुके थे, अनेक घायल थे, अन्न और बारूद दोनों सीमित थे। रानी सावित्री देवी स्वयं घायलों की सेवा कर रही थी। वे पट्टियां बांधती, पानी पिलाती और जवानों को हिम्मत देती। एक युवा सैनिक जिसकी बांह पर गहरी चोट थी बोला, रानी साहिबा, यदि मैं बच गया तो फिर लड़ूंगा। रानी ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत ही रुहिया की दीवार है। उस रात राजा नरपत सिंह अकेले किले की प्राचीर पर खड़े थे। सामने अंधेरे में अंग्रेजी शिविरों की मशालें जल रही थीं। दूर कहीं घायल घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दे रही थी। रानियों के पास आई। आपने भोजन नहीं किया, उन्होंने कहा। राजा मुस्कुराए, आज भूख से बड़ा दर्द यह है कि मेरे लोग मेरे सामने शहीद हो रहे हैं। रानी ने धीरे से कहा, राजन, हर युग में कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ लोग उसे पढ़ते हैं। आप इतिहास लिख रहे हैं। राजा ने आकाश की ओर देखा। काश ये संघर्ष केवल रुहिया तक सीमित न रहता। काश पूरा भारत एक साथ उठ खड़ा होता। रानी बोली, एक दिन ऐसा होगा, शायद हम न देखें, पर यह आग बुझने वाली नहीं। 9 अंतिम प्रहार अगले दिन अंग्रेजों ने पूरा जोर लगा दिया। तोपों से लगातार गोलाबारी हुई। किले की एक बड़ी दीवार टूट गई। शत्रु सेना भीतर घुस आई। अब निर्णायक संघर्ष शुरू हो चुका था। राजा नरपत सिंह ने अंतिम बार अपने सैनिकों को एकत्र किया। जो थक गया हो वह भी आज थकान भूल जाए। जो घायल हो वह भी यदि खड़ा हो सकता है तो तलवार उठा ले। ये क्षण हमारी परीक्षा का है। एक साथ जय घोष उठा। फिर ऐसा युद्ध हुआ जिसे देखने वालों ने वर्षों तक याद रखा। टूटती दीवारों, धुएं, आग और चीखों के बीच राजा नरपत सिंह अपने घोड़े पर नहीं, पैदल लड़ रहे थे। वे एक एक कदम पीछे हटते हुए भी शत्रु को भारी क्षति पहुंचा रहे थे। कई बार अंग्रेज अफसरों ने उन्हें जीवित पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि वे जानते थे कि ये व्यक्ति केवल एक राजा नहीं, पूरे इलाके के विद्रोह का केंद्र है। पर नरपत सिंह बिजली की तरह वार करते और आगे बढ़ जाते। आखिर एक गोली उनके कंधे में लगी। वे लड़खड़ाए पर गिरे नहीं। दूसरी चोट उनकी जांघ पर लगी, फिर भी उन्हें तलवार नहीं छोड़ी। महाराज, सैनिक चीखे। राजा ने ऊंचे स्वर में कहा, पीछे मत हटो, ये धरती तुम्हारी माँ है। उनकी आवाज़ सुनकर सैनिकों में नया जोश भर गया। वे फिर टूट पड़े। कुछ समय के लिए अंग्रेजी सेना सचमुच रुक गई, पर संख्या और हथियारों का अंतर बहुत बड़ा था। धीरे धीरे रोहिया के वीर एक एक कर गिरने लगे। राजा नरपत सिंह को उनके साथियों ने सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की, पर उन्होंने मना कर दिया। जो राजा अपनी प्रजा को रणभूमि में छोड़कर बच जाए वह जीवित रहकर भी मर जाता है, उन्होंने कहा। वे फिर उठे और अंतिम बार तलवार लहराई। उनकी आवाज़ गूंजी, भारत माता की जय। उस क्षण मानो समय ठहर गया। सैनिकों की आंखों में आंसू थे, पर उनके कदम थमे नहीं। पराजय नहीं, विरासत युद्ध का अंत अंग्रेजों की सैन्य विजय के साथ हुआ, पर वह नैतिक विजय नहीं थी। रुहिया का किला घायल था, उसके वीर शहीद हो चुके थे और राजा नरपत सिंह का सिंह का संघर्ष अपने अंतिम अध्याय में पहुंच चुका था। किंतु अंग्रेज भी समझ गए थे कि उन्होंने केवल एक रियासत से नहीं, एक विचार से लड़ाई लड़ी है, स्वाधीनता के विचार से। कहा जाता है कि उस संघर्ष के बाद भी लंबे समय तक आसपास के गांवों में लोग धीमे स्वर में राजा नरपत सिंह की वीरता की कथाएं सुनाते रहे। बच्चे लकड़ी की तलवार लेकर खेलते और कहते, हम रुहिया के राजा बनेंगे। महिलाएं अपने पुत्रों को लोरी में शौर्य की बातें सुनाती। बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर कहते, जिसने नरपत सिंह को युद्ध में देखा उसने सच्चा क्षत्रिय देखा। अंग्रेजी दस्तावेजों में शायद उन्हें विद्रोही, बागी या उपद्रवी कहा गया हो, पर जनता की स्मृति में वे स्वाभिमान के प्रहरी थे। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्रता केवल बड़े साम्राज्यों की सेना से नहीं, छोटे छोटे किलों, गांवों और उन लोगों की हिम्मत से जन्म लेती है जो अन्याय के आगे झुकने से इनकार कर देते हैं। अब स्मृति की 100 वर्ष बीते गए। यकवर्थ फैसली सैबर का विद्रोह दबा दिया गया, पर उसकी राख में अंगारे जीवित रहे। वही अंगारे आगे चलकर आज़ादी की लंबी लड़ाई में फिर सुलगे। जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ, तब अनेक क्रांतिकारियों ने ईलाज 57 के शहीदों को याद किया। उन्हीं नामों में एक नाम था राजा नरपत सिंह। उनकी कहानी हमें बताती है कि इतिहास केवल दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी के बड़े युद्धों से नहीं बनता। वह हर उस छोटे किले, हर उस गांव, हर उस किसान और हर उस राजा के साहस से बनता है जिसने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी। रुहिया का संघर्ष इसी सत्य का प्रतीक है। आज जब हम स्वतंत्र भारत की हवा में सांस लेते हैं तो ये याद रखना चाहिए कि यह स्वतंत्रता हमें सहज नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत जात अजात वीरों का रक्त है। राजा नरपत सिंह उन्हीं अमर सेनानियों में से एक थे। ऐसे सेनानी जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की शक्ति से भयभीत होने के बजाय अपनी मातृभूमि की गरिमा को चुना। अंतिम संदेश। यदि उस युग की धूल हटाकर हम रुहिया के किले की टूटी दीवारों को देखें तो मानो वहां आज भी तलवारों की टंकार सुनाई देती है। हवा जैसे कहती है, एक राजा था जिसने हार से अधिक सम्मान को चुना। एक रियासत थी जिसने भय से अधिक स्वतंत्रता को महत्व दिया। और एक समय था जब कुछ लोगों ने अपने रक्त से आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता लिखा। राजा नरपत सिंह की गाथा केवल अतीत की कहानी नहीं, वर्तमान के लिए भी संदेश है। अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका विरोध करने वाली आवाज़ कभी व्यर्थ नहीं जाती। बलिदान कभी नष्ट नहीं होता और मातृभूमि के लिए ऊंची तलवार इतिहास में अमर हो जाती है।
रोहिया के उस वीर राजा का नाम इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से ये साबित कर दिया कि स्वतंत्रता पहले में जन्म लेती है, फिर रणभूमि में अपना रूप लेती है। और उस दिन या 1850 की आग में हरदोई की धरती ने सचमुच एक शेर को लड़ते देखा था, रोहिया का शेर, राजा नरपत सिंह।